नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दिल्ली की राजनीति धीरे धीरे समूचे देश को प्रभावित कर रही है। क्यों? निशाने पर सिर्फ दिल्ली का मतलब दिल्ली चुनाव नहीं है, बल्कि दिल्ली में बैठी वो सियासत भी है जिसके आश्रय तमाम राजनीतिक दलों के भीतर घटाटोप अंधेरा भी है और कहीं ना कहीं डगर मुश्किल होती चली जा रही है। दो बयान जरा सुन लीजिए, फिर समझिएगा दस्तक का मतलब क्या है। श्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी लोगों को यह समझाने में सफल हो गए कि वे आम नागरिक के अधिक करीब हैं और इसीलिए उन्होंने अपने को, अपनी जीत को और अपने को भारतीयता की जीत की तरह से प्रस्तुत कर दिया। अरविंद भटक गए हैं रास्ते से, तब तो फिर यही कहना होगा कि शायद किरण बेदी ज़्यादा अच्छी दावेदार हों। दिल्ली को एक बिल्कुल ईमानदार और एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर मिलना चाहिए और इसलिए बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है। क्या संकेत निकल रहे हैं? जाहिर है सिर्फ 14 दिन प्रचार के बचे हैं। हर दिन एक एक मास्टर स्ट्रोक हर कोई खेलना चाह रहा है। नायक खलनायक नजर आ रहे हैं, खलनायक से नायकी नजर आ रही है। इन सब के बीच अपनी पार्टी, अपनी जमीन, अपना संविधान, सब कुछ दरकिनार। इस सियासत का मतलब निकाला क्या जाए? आइए दिल्ली के मद्देनजर जरा समझते हैं कि वाकई बड़ी कठिन डगर दिल्ली की ये बात क्यों निकल पड़ी है। तो शुरुआत कहां से की जाए? क्योंकि जिस बात का जिक्र शांति भूषण ने किया उसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक बात हवा में छोड़ दी। मसला यह भी नहीं होता है एक झटके में वो अचानक जागे और उन्होंने इच्छा जाहिर की, चलिए जरा चल के कुछ बोल दिया जाए। संकेत ऐसे होते नहीं और सियासत में तो कतई नहीं, और वह भी सियासत करते वक्त, चुनाव के वक्त कहा जाए तो भी नहीं। रिपोर्ट देखिए। अरविंद ने टिकट दिया था, उन लोगों ने आरोप लगाए कि रुपया लेके टिकट दिए जा रहे हैं, मुझसे भी रुपया मांगा जा रहा था। तो आपने ऐसे लोगों को टिकट दिया क्यों था कि जो आपके ऊपर आज ये आरोप लगा रहे हैं रुपया मांगने का? ये सब तो ये तो कुछ तो गलती हुई है जरूर। लोकपाल के पास शिकायतें आई थी, उन शिकायतों पे गौर करके लोकपाल ने 2 टिकट काटे भी हैं। आप लोगों की नज़र में है, सारे देश ने देखा। मुझे नहीं लगता किसी और पार्टी ने ये कदम उठाया है। तो अगर शांति जी ने भी अपनी कई शिकायतें भेजी थी वहाँ पे लोकपाल के पास, वो सारी गौर की लोकपाल ने। क्या वाकई दुखती रख टिकट बंटवारा है जिसकी वजह से शांति भूषण का दर्द सामने आ गया? हो सकता है, क्योंकि 70 में से 12 उम्मीदवारों को लेकर शांति भूषण और प्रशांत भूषण ने आपत्ति दर्ज कराई थी और ये पूरा मामला आम आदमी पार्टी के लोकपाल के पास भी गया। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए लोकपाल का मतलब सिर्फ एडमिरल रामदास है, क्योंकि लोकपाल की दूसरी सदस्य इलना सेन लोकपाल की बैठक में आती नहीं। तो टिकटों को लेकर लोकपाल के साथ आम आदमी पार्टी के 6 राज्यों के 6 सदस्यों की एक हाई पावर कमेटी भी बैठाई गई। और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के आलोक अग्रवाल, मुंबई के विजय नायर, हरियाणा के आशुतोष दत्त, राजस्थान के सुनील अग्रवाल, दिल्ली के नागेंद्र शर्मा, उड़ीसा के धनखड़ शामिल थे। जिसके बाद 2 टिकटों को खारिज भी कर दिया गया और जिसे केजरीवाल ने आज अपनी बातचीत में ढाल भी बनाया। और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने शांति भूषण की आवाज को आंतरिक लोकतंत्र करार दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर खाने की खबर बतलाती है कि केजरीवाल को लेकर जो सवाल आज शांति भूषण ने उठाए, वह सवाल 2 हफ्ते पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाने की तैयारी भी हो रही थी। लेकिन तब ये बात लीक हो गई और आम आदमी पार्टी के 6 सदस्यों की यह हाई पावर कमेटी उस वक्त चूंकि दिल्ली में मौजूद थी तो सभी ने शांति भूषण के घर पर डेरा जमा लिया। लेकिन खास बात यह है कि उस वक्त किरण बेदी के बीजेपी में शामिल होने की कोई बात नहीं थी। लेकिन अब जब किरण बेदी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और उसके बाद किरण बेदी की खुले तौर पर शांति भूषण ने तारीफ की है, तो आम आदमी पार्टी के भीतर इस बात को लेकर कहीं ज्यादा उथल पुथल है कि चुनाव के बीच में केजरीवाल और बेदी ही मैदान में आमने सामने हैं। तो फिर शांति भूषण के कहे को अब खारिज कैसे किया जाए? क्योंकि शांति भूषण अन्ना आंदोलन के पहले दिन से जुड़े रहे हैं, लगातार पार्टी को चंदा भी देते रहे, यहाँ तक कि पार्टी के हर काम में जुड़े रहे और पार्टी का संविधान बनाने तक में उनका योगदान रहा। ऐसे हालात में शांति भूषण आम आदमी पार्टी की दुखती रग हमेशा से रहे हैं। लेकिन ऐन चुनाव के वक्त ये दुखती रग गले की हड्डी बन जाएगी, ये ना तो केजरीवाल ने सोचा होगा और ना ही आम आदमी पार्टी के किसी भी सदस्य ने। लेकिन अपनी ही पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार को खारिज करने वाले के खिलाफ कार्रवाई न की जाए, यह भी पार्टी के भीतर अब ना तो सही मैसेज होगा और ना ही चुनाव के लिए मैदान में कूदने से पहले खामोश रहकर चुनाव लड़ना।
और फिलहाल आम आदमी पार्टी के भीतर का नया संकट यही है कि चुनाव तक मामले को वो दबाए या फिर तुरंत कार्रवाई की दिशा में कदम उठाए, यह उसके गले की हड्डी बन चुकी है। बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस के भीतर से महासचिव निकल कर आते हैं, एक इंटरव्यू देते हैं। उस इंटरव्यू का मजमून इतना परेशान कर देता है, बवाल मच जाता है। मजमून, मैं 2014 के चुनाव के नतीजों को मोदी और बीजेपी की जीत की तरह नहीं बल्कि कांग्रेस की हार की तरह देखता हूं। वो यानी मोदी और भाजपा लोगों को समझाने में सफल हो गए कि सामाजिक रूप से वह देश के नागरिकों के अधिक निकट है। कुल मिलाकर बिना कहे बोले एक तरह से मोदी का सत्ता में आना यह भारतीयता की जीत है। भारतीयता की जीत है। ये बात अगर यहीं रुक जाती, थम जाती, लेकिन यह मुश्किल सवाल है। कांग्रेस ने खुद को भारतीयता से जोड़ा है और आज से नहीं जोड़ा है, आजादी के वक्त से जोड़ा है। सबसे पुरानी पार्टी खुद को मानती है, इसलिए यह सवाल बार बार उठता रहा जनसंघ और बीजेपी को लेकर कांग्रेस के भीतर कि अगर अपनी जमीन बनानी है तो उसके रास्ते उसी भारतीयता के दायरे में लाने होंगे जिसे संविधान अपने तरीके से कहता है। क्या यह सही है? इस दौर में आकर यह कहा क्यों गया? तकरार पहले सुन लीजिए, रिपोर्ट बाद में दिखाएंगे। जो कहा है कांग्रेस पार्टी का भारतीयता के बारे में, हिंदुस्तानियत के बारे में कांग्रेस पार्टी की ऐसी सोच कतई नहीं है, एक। और दूसरा, नरेंद्र मोदी जी के बारे में कभी भी कांग्रेस पार्टी की ऐसी सोच नहीं है जो उन्होंने कहा है। किसने कहा है कि मोदी भारतीयता के प्रतीक हैं? ये मेरे शब्द नहीं हैं। अपनी अपनी नियत टटोले लोग कि क्यों इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। ये मेरी व्यक्तिगत बात नहीं है, नाराजगी है तो मैं कांग्रेस पार्टी का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कम्युनिकेशन के तौर पे, चीफ स्पोक्स पर्सन के तौर पे मैं ये बात कह रहा हूँ। मुझे किसी से परंपरा, धर्म और भारतीयता का ज्ञान नहीं लेना है, वो कोई भी हो। ये विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा नहीं है। कांग्रेस की हिंदुस्तानियत के बारे में जो सोच है वो मैंने अभी आपको बताया है और वो उससे ठीक विपरीत और भिन्न है जो हमारे जनार्दन द्विवेदी जी ने बोला है। ये बात मैंने कभी नहीं कही। ये देश, कांग्रेस और तमाम सारी जो उदात्त परंपराएं हैं उनका देश है और उसमें उनकी भारतीयता है, उन उदात्त परंपराओं में। बात जहां तक अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात है, इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व बहुत जल्द करेगा। कोई बात नहीं है, बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। मुश्किल क्या है? मुश्किल तो दोनों तरफ है। आम आदमी पार्टी की मुश्किल किस रूप में समझी जा रही है उस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की मुश्किल क्या है? क्या वो भारतीयता टटोल रही है या खुद की राजनीतिक जमीन खत्म हो रही है, इसे देख रही है? या इन सब के बीच मोदी शब्द उन्हें हैरान, परेशान और इस मौजूदा वक्त में राजनीति को हड़पने वाला शख्स दिखाई दे रहा है? रिपोर्ट देखें। किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी भारतीयता के सूचक, भारतीयता के चिन्ह, भारतीयता के प्रतीक नहीं हो सकते। मुझे किसी से परंपरा, धर्म और भारतीयता का ज्ञान नहीं लेना है, वो कोई भी हो। कांग्रेस को भारतीयता का सवाल उतना परेशान नहीं कर रहा जितना भारतीयता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ने के सवाल से कांग्रेस परेशान है। कांग्रेस की बड़ी परेशानी यह भी है कि उसे इस झमेले में डाला पार्टी के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी ने, जो राजीव गांधी के साथ रहे, सोनिया गांधी के साथ हैं और फिर भी मोदी के भक्त के तौर पर इंटरव्यू दे क्यों दिया। असर इसी का है कि जनार्दन के सामने जो अजय माकन राजनीति का ककहरा पढ़ते हुए बड़े हुए, वही आज भारतीयता का पाठ जनार्दन को पढ़ाने के लिए भी सामने आ गए, क्योंकि पीछे गांधी परिवार खड़ा है। चूंकि जनार्दन सोनिया के करीबी माने जाते हैं और माकन राहुल गांधी के, ऐसे में बाहर तो यही मैसेज गया कि क्या भारतीयता की परिभाषा कांग्रेस के भीतर के संकट को उभार रही है, या फिर प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह आधुनिक भारत के ब्रांड एम्बेसडर भी बन रहे हैं और भारतीयता का जामा भी ओढ़ रहे हैं, उसमें कांग्रेस के हाथ खाली हो चले हैं और जनार्दन ने इसी दुखती रग पर हाथ रख दिया और कांग्रेस की हार का प्रसंग आया। तो ऐसे में सवाल कांग्रेस या फिर यूं कहें गांधी परिवार के सामने ही है, क्योंकि कांग्रेस जिस जमीन पर सियासत करती रही है या फिर भारतीयता की जिस जमीन को सेकुलरवाद के तहत बताती रही, उसी जमीन को मोदी के भारतीयता के सवाल ने पहली बार खोद दिया है। क्योंकि सॉफ्ट हिंदुत्व के दायरे में कांग्रेस भी हमेशा से रही। नेहरू से लेकर इंदिरा और राजीव गांधी तक के दौर को याद कीजिए तो हिंदुत्व का सॉफ्ट चेहरा कांग्रेस ने अपने साथ सटा कर रखा, और असर इसी का हुआ कि संघ परिवार या बीजेपी को लाभ इसका इस रूप में कभी मिल न सका जिसके आसरे देश में उसका एक छत्र राज्य हो जाए। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, या कहीं हालात बदले हैं।
मुश्किल ये नहीं है कि हालात बदल रहे हैं, हालात बदलेंगे। मुश्किल इसके आगे का रास्ता है, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर कांग्रेस इस रूप में टकरा रही है तो क्या माना जाए दोबारा वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौटेगी? अगला हिस्सा देखिए। कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस का संकट यही है कि सॉफ्ट हिंदुत्व से दूर मुस्लिम तुष्टीकरण का तमगा ही कांग्रेस ने मनमोहन सिंह के दौर में अपने सीने पर टांगा, या फिर देश के सामने मैसेज यही गया और संघ परिवार को आतंक के कटघरे में खड़ा कर हिंदुत्व की छवि को ही पूरी तरह खत्म कर देने की स्थिति में कांग्रेस ही ने खुद को खड़ा किया। ऐसे में भारतीयता शब्द मोदी पर चस्पा इसलिए हो गया क्योंकि जाति, संप्रदाय या प्रांत से इतर मोदी ने बहुत ही बारीकी से चुनाव प्रचार में हमेशा विकास का नारा दिया। यानी मोदी देश के ब्रांड एम्बेसडर उसी वक्त बन गए जब सार्वजनिक तौर पर सामूहिक मान्यता वोट के जरिए बीजेपी को मिल गई और चेहरा एकमात्र बीजेपी के सामने था प्रधानमंत्री मोदी का ही। और जनार्दन इसी रौ में बहे क्योंकि उन्हें लोकसभा चुनाव में 44 तक पहुंची कांग्रेस की सिकुड़ती जमीन नजर आ रही थी। कांग्रेस पार्टी जनार्दन द्विवेदी को फटकार लगा रही है, बल्कि थरूर जैसे कितने नेता हैं जिन्होंने मोदी की तारीफ में क्या क्या नहीं कहा, लेकिन पार्टी चुप रही। जाहिर है पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। बहरहाल चुनाव का मौसम है और पार्टी मोदी को डिकोड करने की उधेड़-बुन में ही फंसी हुई है। लेकिन अब के दौर में अगर पन्नों को पलटे तो सवाल सिर्फ भारतीयता का नहीं है, भारतीयता के साए में हिंदुत्व का भी है। इन्हीं जुमलों का इस्तेमाल करते हुए मोदी प्रचारक से प्रधानमंत्री का सफर तय कर चुके हैं और कांग्रेस हिंदुत्व जैसे शब्दों को जुबान पर लाने से बचती रही। हिंदुत्व को संकीर्ण अर्थों में लिया गया और माना गया कि हिंदुत्व की किसी भी तरह की बात सीधे सीधे कांग्रेस की सबको साथ लेकर चलने वाली पुरानी परंपरा को न केवल ढाएगी बल्कि वोट बैंक के तौर पर मुसलमानों को भी छिटका देगी। लेकिन जनार्दन के बयान से हुआ क्या? पार्टी के भीतर हंगामा मचने से कहीं ज्यादा कांग्रेस के बाहर यह संकेत गया कि मुस्लिमों के भीतर एक नई सोच डेवलप हुई कि क्या वाकई कांग्रेस अभी तक ढोंग कर रही है। सवाल जवाब जो भी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिले झटके ने कांग्रेस नेताओं के कई भ्रम तो दूर किए हैं और नई रणनीति बनाने पर मजबूर भी किया। और इसी रणनीति का एक हिस्सा है अपने स्टैंड में बदलाव, जिसमें भारतीयता और हिंदुत्व की बात को धीरे धीरे ही सही अपने बयानों और विचारधारा में शामिल कर कांग्रेस ये बताना चाहती है कि वो भारतीयता और हिंदुत्व को न केवल अपना सकती है बल्कि मोदी को इन मुद्दों पर काउंटर भी कर सकती है। और अजय माकन को सामने शायद आज इसीलिए लाया गया क्योंकि फिलहाल दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली का चेहरा वही है, तो फिर उन्हीं के आश्रय पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को काउंटर क्यों ना किया जाए, जिसके जरिए संकेत नरेंद्र मोदी तक यही जाए कि कांग्रेस धीरे धीरे खड़ी हो रही है। दर्द है, दुख है, लेकिन इस देश में मसला इतना ही नहीं टिका हुआ है। कई खबरें लगातार आ रही हैं, मसलन 4 खबरें इस देश के भीतर लगातार आ रही थी। पहली खबर, आईपीएल का फंदा कस चुका है। दूसरी खबर, आतंक की आहट है ओबामा की यात्रा के दौरान। तीसरी खबर, हाफिज सईद पर पाबंदी यानी जमातुल दावा पाकिस्तान ने पाबंदी लगा दी है। चौथी खबर के लिए, ओबामा के दौरे के लिए भारत तैयार है, उन्हें जाना है, ताजमहल भी देखना है, पिछली बार नहीं जा पाए थे, यह भी कसक है, मन की बात भी होगी। ये सारी स्थितियों में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ये बताते हुए कि आज 10:30 बजे हम बेटी बचाओ के नारे के साथ जरा इस देश की महिलाओं का, प्रधानमंत्री मोदी आज जिक्र हरियाणा में कर रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उस पर रिपोर्ट हम 10:30 बजे आपको दिखलाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा टटोल लीजिए, एक तरफ बेटी बचाओ और राजनीति में बेटियों को रोक दो। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ का जिक्र कर रहे थे तो दूसरी तरफ दिल्ली चुनाव को लेकर महिलाओं को जो टिकट बांटे गए उसमें हर राजनीतिक दल के हाथ कितने तंग रहे यह भी खुलकर नजर आता है। रीता शौकीन, रिंकू, मीनाक्षी चंदेला, शर्मिष्ठा मुखर्जी, किरण वालिया कांग्रेस की, सरिता सिंह, भावना गौर, वंदना कुमारी, राखी बिड़ला, अलका लांबा, परमिला टोकस आम आदमी पार्टी की, किरण बेदी, कृष्णा तीरथ, सरिता चौधरी, नुपुर शर्मा, रेखा गुप्ता, रजनी अब्बी, किरण वैद्य, नंदिनी शर्मा बीजेपी की। जी, विधानसभा चुनाव में 3 बड़ी पार्टियों ने कुल 19 महिला उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है, यानी इन तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों को मिला दीजिए तो 206 उम्मीदवार इन 3 दलों के चुनाव चिन्ह पर मैदान में हैं और उनमें से सिर्फ 19 महिलाएं। बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों को टिकट दिया है, 4 सीटें अकाली के लिए छोड़ दी गई है और इन सब के बीच उसने सिर्फ 8 महिलाओं को ही टिकट दिया है। तो अब सवाल सीधा है, क्या सारा चुनावी खेल महज जीत की संभावनाओं के आसरे नहीं टिका हुआ है
और महिला सशक्तिकरण का दावा चुनावी राजनीति के धरातल पर सिरे से उन्हीं पार्टियों के जरिए खारिज किया जाता है जो संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का दम भरते हों। दरअसल ये हाल अगर दिल्ली में है तो जरा कल्पना कीजिए दूसरे राज्यों में इसका क्या हाल होता होगा। और महिलाएं न केवल पुरुष से कामकाजी क्षेत्र में दिल्ली जैसी जगह पर कदम ताल करती हुई दिखाई दे रही हैं, बल्कि आंदोलन से लेकर हर मुद्दे पर वो सड़क पर उतरने से भी नहीं घबराती। दिल्ली का हाल तो कमोवेश यही है। बावजूद इसके कोई राजनीतिक दल महिलाओं को टिकट नहीं देता है, या फिर कहे उतनी मात्रा में टिकट नहीं देता है जितनी दी जानी चाहिए। तो दरअसल बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की चुनावी राजनीति में महिलाओं पर खेला दाव सीधा संकेत है कि महिलाएं प्रचार के लिए सिर्फ चेहरा है। ऐन मौके पर किरण बेदी और कृष्णा तीरथ का बीजेपी में आना महिला उम्मीदवारों के आंकड़ों के आईने को बीजेपी में आगे बढ़ा हुआ भले दिखा दे, लेकिन सच यह भी है कि तीनों पार्टियां कमोवेश एक सरीखी है। क्योंकि जिस दिल्ली में 58 लाख से अधिक महिला वोटर हो और महिला सुरक्षा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा हो, वहां हाशिए पर महिला उम्मीदवारों का होना बिल्कुल साफ जताता है कि अभी दावों की हकीकत में बदलने के लिए सोच बदलने से लेकर जोखिम लेने की आदत डालने तक का काफी काम किया जाना बाकी है। कौन लेगा जोखिम? राजनीतिक तौर पर हार रहे हैं लेकिन महिला खड़ा कर रहे हैं, या जीत रहे हैं तो भी महिला खड़ा कर रहे हैं, दोनों जोखिम। छोटा सा ब्रेक, लौटते हैं तब बात होगी दरअसल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मतलब इस देश के भीतर होना क्या चाहिए, जो प्रधानमंत्री ने आज सपना दिखाया। ब्रेक के बाद